हम सबको पता है किस रूटीन से अगर हम पढ़ाई करें तो हम क्लास में टॉप कर सकते हैं। हम सबको पता है हम किस रूटीन को फॉलो करें तो हमारी बॉडी बन सकती है, किस डाइट को फॉलो करें तो हम हेल्दी रह सकते हैं। लेकिन फिर भी हम में से बहुत कम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। ठीक उसी तरह एक प्रोड्यूसर भी किस पाथ को फॉलो करे सो दैट उसका बिजनेस एक्सपैंड होगा, और उसी रास्ते को हम बोलते हैं एक्सपेंशन पाथ। किस तरह एक्सपेंशन पाथ फॉर्मेशन होता है उसके बेसिक्स भी जानेंगे। खैर फिर शुरू करते हैं। आइसोकॉस्ट लाइन इज अ कर्व which shows the various combination of input that cause the same level same total amount। तो क्या बोलता है ये जितनी ये लाइन जो है, ये लाइन है प्रोड्यूसर की हैसियत बोल सकते हो कि ये जितने भी इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे ये सारे सेम अमाउंट के या फिर टोटल सेम अमाउंट जितने ये सारे इनपुट है, ये और ये लेबर को दर्शाता है और ये कैपिटल को दर्शाता है। इन दोनों के जितने भी सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे इधर 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 इधर, वो सारे क्या सेम टोटल अमाउंट के बनते जाएंगे। जैसे टोटल कॉस्ट यहाँ पर 4 लाख पाउंड है तो वो 4 लाख पाउंड यहाँ पे हर पॉइंट पे बनते जा रहे होंगे। ठीक है, तो इसे आइसो कॉस्ट का नाम बनेगा ये। ओके, तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं इन दिस एग्जांपल इनिशियली आइसोकॉस्ट को हम थोड़ा देखेंगे कि यहाँ से ये शिफ्ट कैसे हो रहा है, इधर से इधर पीछे की तरफ या फिर ये आगे की तरफ भी शिफ्ट कैसे होता है। ठीक है, थोड़ा हम उसको मैथमेटिकली देखेंगे। इन दिस एग्जांपल द इनिशियली द कॉस्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल बोथ इज 5000। इन दोनों को मिला के 5000 था, 5000 उसका कॉस्ट था। ये मैंने बोला है ना, ये सारा सेम अमाउंट ऑफ खर्चा होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर 5000 का उसका कॉस्ट था और 60 लेबर लेता है वो। ठीक है, 60 लेबर्स को लेता है, उसका खर्चा 5,000 था, तो उसका टोटल कॉस्ट कितना हुआ 3 लाख पाउंड्स या फिर रुपीज़ भी ले सकते हो। ठीक है, तो इस अमाउंट में वो जितने भी सारे कॉम्बिनेशंस लेगा या फिर वो पूरा 60 के 60 अमाउंट के क्या मशीनरी ले लेगा या फिर 60 के 60 अमाउंट के लेबर्स ले लेगा यार, बाकी उन सब के बीच में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करेगा, उस सब का खर्चा उसका कितना होगा 3 लाख पाउंड। ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर ओवर हियर। However, if the labor cost rises to 10,000, मान लो लेबर कॉस्ट जो उसका था पहले सिर्फ मज़दूरों को लेके सिर्फ 5,000 पाउंड्स खर्चे होते थे या फिर 5,000 खर्चे होते थे एक दिन में, इतने लोगों को एम्प्लॉय करता था एक काम के लिए और उसका खर्चा होता था 5,000 एक दिन का। लेकिन मान लो लेबर्स का कॉस्ट बढ़ गया या फिर सडनली कुछ एक हड़ताल हो गया या फिर समथिंग, यानी कुछ सिचुएशन आ गई जिसके वजह से उसका एक दिन का खर्चा जो हो गया वो 10,000 हो गया। ठीक है, मान तो अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर उस सिचुएशन में अपना खर्चा तो बढ़ाएगा नहीं, वो क्या करेगा लेबर्स को कम कर देगा। अगर 60 लोगों को वो लेके काम करता था अब 30 कर लेगा। ठीक है, उसकी क्यों, क्योंकि उसका दिन का बजट उतना ही है, वो उतने बजट के अंदर ही उस काम को कंप्लीट करना है उसको, वो एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से लाएगा। वैसे सिचुएशन में वो क्या करता है लेबर्स को कम कर देगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है हमारा आइसो कॉस्ट लाइन पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जैसे प्राइस बढ़ेगा आइसो कॉस्ट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा और प्राइस कम होगा तो वो क्या करेगा ज़्यादा लेबर लगा देगा। ठीक है, तो उस टाइम में ये आइसो कॉस्ट लाइन इस साइड राइटवर्ड शिफ्ट होगी। ओके, आई थिंक आई एम क्लियर टिल नाउ। तो यहाँ पर भी ये सेम एग्जांपल ही दिया गया है। मैंने जो बोला कि 10,000 हो जाता है तो क्या करता है आइसो कॉस्ट शिफ्ट लेफ्ट नाउ टू कीप द कॉस्ट सेम। ये 3 लाख पाउंड रखने के लिए तो फर्म क्या करेगा 30 एम्प्लॉय को ही काम पे रखेगा, बाकी 30 को निकाल देगा। ठीक है, और द स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट इज PL डिवाइडेड बाय P ऑफ K। अब हमारा अगला टॉपिक है आइसो क्वांट। तो ये एक्सपेंशन पाथ के लिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रोल प्ले करता है। तो आइसोकॉन्ट क्या होता है, आइसोकॉन्ट हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था, इंडिफरेंस कर्व भी ठीक देखने के लिए ऐसे ही होता है। तो ये लेकिन डिफरेंट ये है, ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है और यहाँ पर लेबर और कैपिटल आता है इंस्टेड ऑफ 2 डिफरेंट गुड्स। वहाँ पर 2 अलग अलग गुड्स होते थे, एक एक्स होता था और एक वाई होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एक कैपिटल और एक लेबर है। क्योंकि एल दर्शाता है लेबर्स को, के दर्शाता है कैपिटल को, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बन रहा है। तो इसका नाम अभी हम क्या है आइसो क्वांट, वहाँ पर क्या था इंडिफरेंस कर्व। ओके, इतना डिफरेंस है। आइसो क्वांट शोज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर दैट प्रोड्यूसर अ सर्टेन आउटपुट। ये एक सर्टेन टाइप का आउटपुट है। मान लो टोटल प्रोडक्शन है 4,000 यूनिट ऑफ मैगी का पैकेट, 4,000 पैकेट वो बनाते हैं एक दिन का। तो ये उसके इतने मशीनरी यूज़ करते हैं और इतना लेबर यूज़ करता है। ठीक है, ये साइड तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है मैगी, और ये हर एक पॉइंट दर्शाता है 4,000 पैकेट ऑफ मैगी। आप कुछ भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो, अब ज़्यादा मशीन यूज़ कर दो, लोगों को कम यूज़ करो, या फिर लोगों को ज़्यादा इस्तेमाल करो, मशीन को कम इस्तेमाल करो। उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमको जैसे तैसे भी कितना 4,000 यूनिट ऑफ मैगी का पैकेट एक दिन में प्रोड्यूस करना है। तो ये हमें वो दर्शाता है। यहाँ पर भी लिखा है एन आइसो क्वांट शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड लेबर दैट गिव सेम आउटपुट। आउटपुट मतलब कि हमें कितना चाहिए इधर 4,000 यूनिट ऑफ मैगी का पैकेट।
आई थिंक आई एम क्लियर टिल नाउ। ओके, तो अगला जो है ये एक्सप्लेन कर रखा है डायग्राम को और भी बेहतर तरीके से। इन दिस डायग्राम द आइसोकोन शोज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल दैट कैन प्रोड्यूस अ टोटल आउटपुट, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, जो कि है 4000 यूनिट। इन द अबव आइसोकोन दिस कुड बी 20 कैपिटल, मान लो ये वाला सिचुएशन इसने दिया है 20 कैपिटल, 20 कैपिटल उसने यूज़ किया और 18 लेबर यूज़ किया। 20 कैपिटल के साथ ये वाला पॉइंट 18 है, ठीक है। 18 लेबर यूज़ किए, मोर कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल की जीत हो रही है इसीलिए ये कैपिटल इंटेंसिव है। अगर लेबर ज़्यादा होता तो लेबर इंटेंसिव होता, ठीक है। तो ठीक उसका ऑपोजिट भी उसने यहाँ पर दिखा दिया। यहाँ पर उसने 9 कैपिटल यूज़ किया और 35 लेबर यूज़ कर दिया, तो ये क्या हो गया, लेबर इंटेंसिव हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी 4000 यूनिट का मैगी का पैकेट बना और यहाँ भी 4000 मैगी का पैकेट बना, ठीक है। ये सारे पॉइंट सेम ही लेवल ऑफ आउटपुट दर्शाती है। एंड ऑल्सो कांट इज़ यूजुअली शेप्ड द कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, है ना। ये होता, अगर ऐसा होता तो कॉन्केव टू द ओरिजिन होता, है ना, ये ओरिजिन की तरफ। लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ओरिजिन को क्या दिखा रहा है, पीठ दिखा रहा है, तो इसलिए कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या है, an isoquant is usually shaped convex to the origin because of the law of marginal rate of technical substitution, law of marginal technical substitution। marginal मतलब डिफरेंस होता है, इस वर्ड का मतलब होता है डिफरेंस, किस डिफरेंस रेट से टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, हर अलग अलग ये पॉइंट में, हर जितना वो नीचे की तरफ जाता है, जितना वो नीचे की तरफ जाता है, इस स्लाइड में बैठ के नीचे की तरफ जाता है, वो क्या करता है, टेक्निकली वो सब्सटीट्यूट करता है ना, एक चीज़ को छोड़ के दूसरे को अपनाता है। जितना इधर से जाके वो नीचे की तरफ जाएगा, वो कैपिटल को छोड़ के लेबर को अपनाएगा, और ठीक है, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूट करता है ना एक चीज़ की जगह दूसरा। और यहाँ पर टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। लेकिन हम जब कंज्यूमर की जगह पढ़ते थे वहाँ पर ये वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता था सिर्फ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर टेक्निकल चीज़ें नहीं थी, वहाँ पर गुड्स हुआ करता था, इसीलिए ये एक टेक्निकल वर्ड यूज़ किया गया है। तो अगला हम पढ़ते हैं विच मीन्स देर इज़ अ डिमिनिशिंग रिटर्न फ्रॉम यूजिंग मोर ऑफ वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, तो जितना ज़्यादा डिमिनिशिंग रिटर्न होता है। ओके, तो अब हम यहाँ पर थोड़ा और देख लेते हैं आइसोक्वांट मैप। ये जो आइसोक्वांट मैप बोल सकते हो, क्यों मैं आइसोक्वांट मैप, क्योंकि ढेर सारे आइसोक्वांट का ये सबमिशन है, ठीक है, 1 2 आइसोक्वांट 2 आइसोक्वांट 3 आइसोक्वांट 4, ठीक है, ये ढेर सारे कॉम्बिनेशंस हैं और इसको हम बोलते हैं क्या, आइसोक्वांट मैप बोलते हैं। तो मान लो ये वाला आइसोक्वांट 1 में मान लो 4000 यूनिट ऑफ मैगी बनता था, ठीक है, फिर दूसरे वाले में 5000 यूनिट ऑफ मैगी बन रहा है, तीसरे में 6000 7 8, ऐसे ऐसे जितना ऊपर जाएगा उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम ये ढेर सारे आइसोक्वांट्स को मिला के क्या बनता है, आइसोक्वांट मैप बनता है, ठीक, इंडिफरेंस कर्व की तरह ढेर सारे इंडिफरेंस कर्व को मिला के इंडिफरेंस मैप बनता है। ओके, आई थिंक आई एम क्लियर ओवर हियर। तो अगला हम पढ़ते हैं, इसे रीड कर लेते हैं थोड़ा सा। एज वन मूव्स डाउन द आइसोक्वांट, जैसे हम नीचे की तरफ, सॉरी ये वाला नहीं, इसकी तरफ, इसके लिए बात कर रहे हैं, हाँ, एज वी मूव डाउन टू द आइसोक्वांट द आउटपुट रिमेन सेम, देयरफॉर द आउटपुट गेन्ड फ्रॉम द एम्प्लॉइंग मोर ऑफ लेबर मस्ट बी इक्वल टू द लॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉइंग। अच्छा, तो ये सेम वहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन की बात कर रहे हैं, जितने से जितना हम नीचे जाएंगे तो क्या होगा, हमारा सेम लेवल ऑफ आउटपुट रहेगा, लेकिन एक को हम सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, है, ठीक है, तो ये उसी की बात कर रहा है। ओके, तो अभी हम थोड़ा देखते हैं कि इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके किस, पहले कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा था आइसोकॉस्ट लाइन पढ़ा था और ये है हमारा आइसोक्वांट, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ क्या है, आइसोकॉस्ट लाइन है, डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट कितना कितना खर्चा करेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये टोटल प्रोडक्ट कितना, कितने यूनिट ऑफ प्रोडक्ट उसको चाहिए, तो ये यूनिट ऑफ प्रोडक्ट को दर्शाता है और ये कितना एक्सपेंडिचर करने की हैसियत को बताता है, ठीक है। आइसो कॉस्ट लाइन कॉस्ट को बताता है ना, और आइसो क्वांट कितना क्वांटिटी, इसलिए उसको बोलते हैं आइसो क्वांट, क्योंकि क्वांटिटी को दर्शाता है, और ये कॉस्ट को दर्शाती है इसलिए कॉस्ट। ओके, और इन दोनों को ये कॉम्बिनेशन करके यहाँ पर ये बन गया हमारा इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर द प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस, ठीक है। और जहाँ पे उसका मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ पर वो उसका वो कॉस्ट भी कवर करेगा, एज वेल एज वो कितना उसको आइडियल प्रोडक्शन उसको कितना अमाउंट ऑफ करना चाहिए वो यहाँ पर मिलेगा। वो तो वैसे भी आइडियल प्रोडक्शन उसका इतना 4000 यूनिट है, लेकिन वो 4000 यूनिट के साथ उसका टोटल कॉस्ट कहाँ पर सही पे बैठेगा, ठीक है। ये पॉइंट छोड़ने के बाद ये सारे पॉइंट में उसको ज़्यादा खर्चा होगा, ठीक है। और टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट अ फर्म विल विश टू प्रोड्यूस एट द पॉइंट वेयर द हाईएस्ट पॉसिबल आइसो क्वांट एंड द मिनिमम पॉसिबल ऑफ द आइसो कॉस्ट, मिनिमम पॉसिबल ऑफ द आइसो कॉस्ट को ये दर्शाता है, ठीक है, और हाईएस्ट पॉसिबल ऑफ द आइसो क्वांट इसको दर्शाता है, ठीक है। ओके,
और इसको हाँ और एक चीज़ लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट को। ये जो मैंने ब्लू डॉट लगाए ये सारे कौन से डॉट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ठीक है, जिसको लीस्ट कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। ओके, तो अभी हम आगे देखते हैं। ये जो हाँ इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन पाथ, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होगे, ये इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सपेंशन पाथ। ये डिफरेंट आइसोकॉस्ट लाइन हो गया, है ना, ये आइसोकॉस्ट हो गया, आइसोकॉस्ट हो गया, और ये उसका आइसोक्वांट और इन सारे पॉइंट को मिला के सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जो चल के जाता है ये उसका एक पाथ बन गया, और इस पाथ को हम बोलते हैं क्या, एक्सपेंशन पाथ। एक सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को जोड़ के जो रास्ता बनता है उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन पाथ वाला रास्ता, ठीक है। मतलब उस रास्ते में अगर चला तो प्रोड्यूसर का बिजनेस एक्सपैंड होता जाएगा, ठीक है। ओके, थोड़ा हम अभी रीड कर लेते हैं क्या, वेयर एन एक्सपेंशन पाथ अपीयर एज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन इट ऑक्योर्स व्हेन द फैक्टर आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट, ठीक है। इसका ये मतलब है कि फैक्टर्स जो है परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट मीन्स वन कैन रिप्लेस द अदर विदाउट अफेक्टिंग द आउटपुट, ठीक है। मतलब कि आउटपुट को अफेक्ट किए बिना वो रिप्लेस किए जा सकते हैं, इसलिए हमने पढ़ा ना मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट कर रहा था, है ना। इन अ डायग्राम ईच आइसोक्वांट रिप्रेजेंट द कांस्टेंट आउटपुट, है ना, सारे पॉइंट में। आइसो कॉस्ट लाइन रिप्रेजेंट द टोटल इनपुट कॉस्ट, ये टोटल इनपुट कॉस्ट कितना उसका खर्चा, उसका बजट कितना है, इतना ही तुम्हें खर्चा करना है, वो कौन सा दिखाता है, आइसो कॉस्ट। टेंजेंसी पॉइंट, ये वाला टेंजेंसी पॉइंट मतलब कि दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट टेंजेंसी पॉइंट मिल रहे हैं जहाँ पर, वेयर द लाइन टचेस shows the optimal input combination for each output level. As put increases, the firm moves along the expansion path using more of the both input proportionally. तो दोनों इनपुट को अच्छी तरह से प्रोपोर्शनली यूज़ करके एक्सपेंशन पाथ में वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा टेक्निकली सेम चीज़ को हम समझेंगे। यहाँ पर ये एक्सप्लेन क्या करता है, ये C1 L1 ये जो भी है ये क्या है, आइसोकॉस्ट लाइन, ठीक है। तो CL3 ये जो है वाला आइसोकॉस्ट लाइन हमारा ये वाला हाईएस्ट आउटलेट जितना मतलब हाईएस्ट कॉस्ट वाला का वो लाइन है। दे शो द पैरेलल टू ईच अदर देयरफॉर रिफ्लेक्टिंग द कांस्टेंट फैक्टर ऑफ प्राइस। तो प्राइस में जो कांस्टेंट फैक्टर ये है एक पॉजिटिव चीज़ है, कांस्टेंट फैक्टर ऑफ प्राइस है, ठीक है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल जो बोल सकते हैं। देयर आर 3 आइसोक्वांट 3 है, 100 मैगी का पैकेट बनाना है, 200 मैगी का पैकेट या फिर 300, ठीक है, ये क्वांटिटी को शो कर रहा है, इसलिए उसको क्वांट बोलते हैं। रिप्रेजेंट द सक्सेसिवली हायर लेवल ऑफ आउटपुट को दर्शाता है। दिस फॉर्म इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट पी वेयर द आइसोक्वांट, ये इसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है और इजीली अंडरस्टैंडेबल है। ईच पॉइंट टेंजेंसी इम्प्लाई ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल दैट प्रोड्यूस एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो ये यहाँ पर बताया है सेम चीज़। ओ एस लाइन ये वाला लाइन, दो एक्स लाइन जॉइनिंग दी इक्विलिब्रियम PQR, ये 3 पॉइंट के बारे में यहाँ पर बताया है। PQRR थ्रू द ओरिजिन ऑफ एक्सपेंशन, ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट होकर एक्सपेंड करते जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, एकदम सही रास्ते में जा रहा है। द फर्म एक्सपेंड्स इट थ्रू इट्स आउटपुट अलॉन्ग विद इट्स लाइन कीपिंग द फैक्टर प्राइसेस एज कॉन्स्टेंट। तो ये क्या बोल रहे हैं, फैक्टर प्राइस कॉन्स्टेंट है, ठीक है। ये फैक्टर प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट है। द स्ट्रेट लाइन एक्सपेंशन पाथ थ्रू द ओरिजिन, यहाँ से एक्सपेंड करते जा रहे हैं ओरिजिन से। OS इम्प्लाइज होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन हो रहा है, ठीक है। ये इसको और इन दोनों का सही कॉम्बिनेशन वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ये हमेशा याद रखना, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ये जो बीच का जो गैप है अगर इक्वल है इसका मतलब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है वो चीज़ है, वो पाथ। सच एन एक्सपेंशन पाथ इज कॉल्ड आइसोलाइन विच इज़ द लोकस ऑफ पॉइंट। खैर ये है MRTS की जो आइसो लाइन या फिर आइसो कॉस्ट को बोल सकते हो, ये इसी को दर्शाता है। और ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है क्या, थस द OS इज़ द ऑप्टिमल एक्सपेंशन पाथ फॉर द फर्म इन द लॉन्ग रन, मतलब कि लंबे समय तक ये एक्सपेंशन एक ऑप्टिमल है। अगर आप इसी रास्ते चलते रहो तो लंबे समय तक अच्छे बिजनेस करोगे, तो ये वो चीज़ बताता है। तो OS इज़ द, ये OS वाला लाइन ऑप्टिमल एक्सपेंशन पाथ, एकदम बढ़िया एक्सपेंशन पाथ है बिजनेस के लिए, लंबे समय तक ये वो बताता है। तो यहाँ पर हम और एक केस पढ़ रहे हैं जो कि एक्सपेंशन पाथ का नॉन होमोजीनियस, सिर्फ आपको ये वर्ड याद रखना है, नॉन होमोजीनियस। इस केस में ऐसे कर्वेचर बनता है एक्सपेंशन पाथ, और ये क्या होता है, व्हेन इंक्रीज इन किसी एक आउटपुट में अगर बढ़ेगा तो कभी फिर अगले, ये हमेशा कभी कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। और किंग एक्सपेंशन पाथ भी इसको बोलते हैं, ओके, कि टेढ़ा मेढ़ा है। आई थिंक आई एम क्लियर हियर।
तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे, तो शुरू करते हैं हम फिर। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर डू पॉइंट्स ऑन एक्सपेंशन पाथ ओके और कहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। वेयर प्रोडक्शन कॉस्ट आर मिनिमाइज्ड, नहीं। वेयर आइसो कॉस्ट कर्व एंड आइसो कॉस्ट आर टेंजेंट, एकदम सही। वेयर फैक्टर प्राइस, नहीं एंड नहीं, ठीक है। सो जहाँ पर वो टेंजेंट करते हैं, है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे कर करके आगे की तरफ एक्सपेंशन पाथ मिलता जाता है उसकी इक्विलिब्रियम लाइंस पे, ओके। सो अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, इफ एन एक्सपेंशन पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ से स्ट्रेट लाइन हुआ फ्रॉम द ओरिजिन, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ओके। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के लिए क्या होगा, इट एग्जिबिट डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, नहीं, बिल्कुल नहीं। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल नहीं, हम होमोथेटिक पढ़े थे अभी, होमोथेटिक आंसर हो सकता है, होमोथेटिक। और इट हैज़ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन हम पढ़े थे ना, तो वो ये दोनों आंसर हमारा बी और सी, यहाँ पे बी और सी आंसर होना चाहिए, ओके। तो होमोथेटिक, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है। इन द केस ऑफ लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, लीनियर एक ही लाइन में, लीनियर का मतलब होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, एक जैसा प्रोडक्शन फंक्शन हो रहा है, विच मीन्स दैट द इनपुट आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट, लेबर और कैपिटल एक दूसरे का परफेक्ट सब्सटीट्यूट है, तो वो ये बता रहा है। ईच अदर एग्जिबिट द कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, है ना, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल मैंने बोला था ना। द एक्सपेंशन पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज बिकॉज द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ इनपुट्स रिमेन कॉन्स्टेंट अलोंग द एक्सपेंशन पाथ, दोनों के रिलेटिव प्राइस भी सेम रहते हैं, इसीलिए उसका एक्सपेंशन पाथ सेम एक स्ट्रेट लाइन होता है ओरिजिन से। Which of the production function typically result in an expansion path that which of the production function typically result in an expansion path that is straight line through the origin, linear production function, Cobb-Douglas production function नहीं, Leontief नहीं, indicating that MRS is constant, तो लेकिन हमारे यहाँ पर linear production function ज़्यादा rightful आंसर हो जाएगा। इन केस ऑफ लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, यही हमारा पहला आंसर ये पे आ गया, है ना, ओके। ये सेम एक्सप्लेनेशन है पिछले वाले आंसर की तरह, सेम एक्सप्लेनेशन मैंने दोबारा से डाला था सो दैट, ओके। व्हाट डज एन आइसो कॉस्ट लाइन रिप्रेजेंट इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो हमारे ये उसी और कुछ नहीं, तो आइसो कॉस्ट लाइन है खर्चा वाला लाइन, हैसियत की लाइन, ठीक है। वो क्या बताती है कि हमारी खर्चा करने की हैसियत कितनी है, वही बताती है और कुछ नहीं। द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट दैट yield द सेम लेवल ऑफ कॉस्ट एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, आउटपुट शब्द की वजह से ये गलत हो जाएगा। द टोटल कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन, ये भी सही आंसर है। द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट दैट yield द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, नहीं, ये कॉस्ट को बताता है लेकिन ये टोटल कॉस्ट फॉर द प्रोडक्शन भी बताता है, लेकिन हमारे यहाँ पर इनपुट, लेकिन ये ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी आंसर है, सही से ये वाला, सही से बी आंसर सही से एक्सप्लेन कर रखा है। ये इनपुट, ये दोनों एक्स और वाई, कैपिटल और लेबर के इनपुट के बारे में बताया, तो ये ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसलिए हम इस आंसर के साथ जाएंगे। इफ़ द प्राइस ऑफ लेबर इंक्रीजेस, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इफ़ द प्राइस ऑफ लेबर इंक्रीजेस व्हाट हैपन टू द आइसो कॉस्ट लाइन अज्यूमिंग द प्राइस ऑफ द कैपिटल रिमेनिंग कांस्टेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, इफ़ द प्राइस ऑफ लेबर, हमारा लेबर हमेशा क्या होता है, नीचे होता है, गरीब होता है ना, इसलिए उसके साथ हमेशा उसको नीचे रखते हैं, भेदभाव करते हैं। तो इफ़ द लेबर कॉस्ट इंक्रीजेस, बढ़ता है, मैंने जब हमेशा बोला था लेबर कॉस्ट जब बढ़ता है, हम आइसो कॉस्ट के टाइम पढ़े थे, तो क्या आइसो कॉस्ट पीछे की तरफ जाता है ना, तो ठीक उसी तरह क्या होगा यहाँ पर, इफ द लेबर कॉस्ट इंक्रीजेज व्हाट हैपन टू द आइसो कॉस्ट लाइन, तो मैंने बोला था ना ये लाइन पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इधर की तरफ, है ना, ये पॉइंट में था वो बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इधर की तरफ, ठीक है। तो क्या होगा, ये लेफ्टवर्ड इट शिफ्ट इनवर्ड, है ना, इट शिफ्ट इनवर्ड हो जाएगा, इट बिकेम स्टीपर, हाँ स्टीपर भी तो हो गया ना, ये यहाँ पर स्टीपर भी है और इनवर्ड दोनों आंसर हो जाएगा यहाँ पे, स्टीपर, है ना, ये ज़्यादा नो स्टीपर हो गया ना, ये वाला बी वाला पॉइंट ज़्यादा स्टीपर हो गया, ये वाला ज़्यादा, ए वाला ज़्यादा फ्लैटर था, है ना, तो ये स्टीपर भी होगा, शिफ्ट इनवर्ड भी होगा, सही है। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज द आइसोकॉस्ट लाइन शिफ्ट आउटवर्ड कब होगा, जब फैक्टर प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिसकी प्राइसेस कम हो जाएगी, है ना, तभी होगा। डिक्रीज, इंक्रीज वाले तो वैसे ही काट दो, इंक्रीज इन लेबर, है ना, डिक्रीज वाला ही होगा। डिक्रीज इन द बजट अवेलेबल, नहीं, तो डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन ऑफ द इनपुट, है ना, किसी भी इनपुट के अगर प्राइस में कम हो जाएगा तो हमारा वो आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सेम ही पढ़ा था, ये वाले अगर लेबर का इंक्रीज हुआ तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, अगर लेबर का वो डिक्रीज होता तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होता, ठीक है। यहाँ पर उसका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर उसी तरह से हमारे पास आ गया। द स्लोप ऑफ एन आइसोकॉस्ट लाइन इज डिटरमाइंड बाय,
है ना, ये आइसो कॉस्ट वाला लाइन है, ये किससे डिटरमाइंड होता है? द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ टू इनपुट, सही लग रहा है। द बजट अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन, ये भी ठीक लग रहा है। द क्वांटिटी ऑफ द इनपुट यूज्ड, क्वांटिटी के बारे में बात नहीं होती। द आउटपुट लेवल, इसके बारे में बात नहीं होती। हमारे यहाँ पे आइसो कॉस्ट लाइन में हमेशा खर्चे के बारे में बात होती है ना, तो ये बजट के बारे में भी बताता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ इनपुट, ये ज़्यादा सही एक्सप्लेनेशन है इससे बजाय, बजट के बजाय, ठीक है। तो इसीलिए हम ए के साथ जाएंगे। ओके, तो हमारा जो तीसरा, जो फिफ्थ है, उसमें क्या दिया है? द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आइसोक्वांट। आइसोक्वांट जो है हमारा, ठीक है, उसमें द ऑप्टिमल इनपुट कॉम्बिनेशन इज़ फाउंड वेयर, सबसे लोएस्ट पॉइंट में ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन मिलता है, ठीक है। तो आंसर पढ़ लेते हैं। द आइसोक्वांट इज टेंजेंट टू द आइसोलाइन, हाँ, द आइसोकॉन्ट इज टेंजेंट टू द आइसोकॉस्ट लाइन, ये एकदम सही बात है। द आइसोकॉन्ट इंटरसेक्ट विद द आइसोकॉस्ट लाइन, ये भी सही लग रहा है। द आइसोकॉन्ट इज स्टीपर देन द आइसोकॉस्ट, है नहीं। द आइसोकॉन्ट इज फ्लैटर देन द, नहीं 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 नहीं, ये भी गलत है। फ्लैटर और स्टीपर वाला बात ही गलत है, ठीक है। तो ये दोनों थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। द आइसोकॉन्ट इज टेंजेंट टू द, एकदम, ये जहाँ टेंजेंट करता है उसको ही बोलते हैं ऑप्टिमल। द आइसोकॉन्ट इज इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट तो नहीं करता कहीं, इंटरसेक्ट ऐसे भी कर सकता है, ये वाले पॉइंट में भी इंटरसेक्ट कर सकता है ना। लेकिन टेंजेंट सिर्फ छू के चला गया, टेंजेंट सिर्फ छू के कर चला जाता है, लेकिन इंटरसेक्ट ये दोनों पॉइंट पे भी कर देता है। तो ये है उन दोनों के बीच में डिफरेंस, तो इसलिए हमारा आइसोकॉस्ट टेंजेंट वाला लाइन सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। बात, इफ द एक्सपेंशन पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन ऑफ द फॉर्म एक्सपीरियंस, क्या होता है? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। हमेशा याद रखना, ये जो इनके बीच में ये जो गैप है, ये हमेशा ये बताता है वो कांस्टेंट लेवल है, इंक्रीजिंग रिटर्न है। ये जो गैप है, यही गैप हमेशा क्या बताता है? ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है या फिर कौन सा रिटर्न टू स्केल है? किससे पता चलता है? इन दोनों के बीच में जो गैप है, इस गैप से पता चलता है, ठीक है। तो इस गैप के हमेशा क्या, हमें क्या पता चलता है? ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। ओके, द स्लोप ऑफ द आइसोकॉस्ट लाइन इज डिटरमाइंड बाय, द स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन, आइसोकॉस्ट लाइन हो गया हमारा, ठीक है। ये स्लोप, ये नीचे जो नीचे की तरफ फिसलन है ना, इसको हम स्लोप बोलते हैं, ठीक है, स्लोप। तो इस स्लोप को कैसे डिटरमाइंड होता है? कैसे होता है? द प्राइस इनपुट, हाँ, हम यहाँ पर कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं ना, तो प्राइस वाली बात आ गई, इसलिए प्रोडक्शन फंक्शन बिल्कुल नहीं होगा, द लेवल ऑफ आउटपुट बिल्कुल नहीं होगा, कॉस्ट, कॉस्ट ना, प्राइस वाली चीज़ें तो कुछ होंगी तभी ना, है ना। तो हमारे जो टेक्निकल सब्सटीट्यूशन होता है आइसो क्वांट में होता है। यहाँ पर अगर आइसो क्वांट होता तो ये वाला आंसर सही होता। यहाँ पर आइसो कॉस्ट है, हम प्राइस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, पैसे से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, इसलिए ये आंसर सही हो गया। द पॉइंट वेयर एन आइसो क्वांट इज टेंजेंट टू द आइसोलाइन रिप्रेजेंट द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन इनपुट, है ना, ये आंसर है। द हाईएस्ट कॉस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, द मैक्सिमम भी नहीं होगा, द मार्जिनल, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। ये वाला पॉइंट है ना, ये हमारा प्राइस वाला लाइन था, और ये लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन हमेशा बताता है, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, ये वाला लाइन है ना, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन पॉइंट्स बताता है। तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके, तो यहाँ पर है दूसरा क्वेश्चन, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम व्हेन एन एंटरप्रेन्योर्स मनी आउटले इंक्रीजेस इन हिज इक्विलिब्रियम पॉइंट मूव्स हायर आइसो क्वांट, ये सही लग रहा है। लोअर आइसो क्वांट बिल्कुल नहीं, रिमेनिंग अनचेंज, मोर नहीं, ये पता नहीं क्या है, लेकिन हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा है हायर आइसो क्वांट को वो शिफ्ट हो जाएगा जब उसका मनी आउटले बढ़ जाएगा, उसका खर्चा बढ़ जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, अगले बार हम एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आएंगे। अगले हफ्ते से हम हर हफ्ते करंट अफेयर इंडियन इकोनॉमी के लिए लाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर पीजीटी या लेक्चरशिप किसी भी टाइप के एग्ज़ाम के लिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके साथ हैं इस जर्नी में। और फिर आज के लिए इतना ही, अलविदा, जय हिंद।